स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स सर्कल बाय ब्रिजेश में। और आज एक बार फिर से मैं सेट पार्ट 3 क्रैश कोर्स सीरीज फिजिक्स के जो कि 12th की फिजिक्स की जो क्रैश कोर्स पेपर है जो कि महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए है, उसको मैं तीसरे पार्ट को लेकर आया हूं। और आज मैं हल कराऊंगा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति कार्य किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे का जो प्रश्न रहेगा अनंत सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता और गोलीय चालक की धारिता क्या होती है। फिर गॉस की प्रमेय है। फिर आगे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को एकदम जो पीछे की जो वीडियो मेरे देखे होंगे, जो पीछे का क्लासेस जो देखे होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूं भाई साहब, उनको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए आज हम फिर से एक बार फिर से लेकर आए हैं इसी सीरीज को। जब तक इसको खत्म नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। तो आइए, अगर आपको पूरे 70 में 70 पाना, फिजिक्स के 70 में 70 पाना, जो आपका न्यूमेरिक जो आपकी थ्योरेटिकल होता है 70 में 70 पाना है, तो इस क्रैश कोर्स सीरीज को आप एकदम श्योर पढ़ लीजिए। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं हम लोग। गॉस की प्रमेय क्या होती है, अनंत सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता। तो यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले जो क्रैश कोर्स सीरीज के जो क्वेश्चन है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गॉस की प्रमेय क्या होती है। हालांकि इसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें आपकी गॉस की प्रमेय की चर्चा हुई थी। चलिए, गॉस की प्रमेय, गॉस भाई साहब ने एक बात कहा, उन्होंने कहा कि यदि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये आपकी गॉस की प्रमेय है, मोटी मोटी बात है। ठीक है, हम इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। और वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स आपसे कहता है कि यदि कोई आपका वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र किसी पृष्ठ से, किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरता है, तो उनका जो अदिश गुणन होता है वह कहलाता है आपका वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यदि कोई वैद्युत क्षेत्र किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरता है, यदि कोई वैद्युत क्षेत्र किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरता है, तो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मोटी मोटी भाषा में एक बात कर लेंगे, फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ये बात आपको समझना। हम लोग का क्वेश्चन ए है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ए है, अनंत सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, तो हम चर्चा करते हैं सबसे पहले अनंत सीधा धारावाही चालक तार की। ये मान लेते हैं कि मेरे पास एक चालक तार है जिसकी लंबाई आपकी अनंत है, बहुत लंबा चालक तार। क्लियर है, ए अनंत लंबाई की चालक तार, और इस अनंत लंबाई की चालक तार को हम आवेश दे रहे हैं और वो आवेश है प्लस क्यू। ए हम इसको प्लस चार्ज दे रहे हैं, प्लस चार्ज, हर जगह प्लस, हर जगह प्लस, हर जगह प्लस। ठीक है, और एक बात सबसे जरूरी बात है कि जो प्लस चार्ज होता है वह वैद्युत क्षेत्र को अपने से दूर ढकेलता है, और जो माइनस चार्ज होता है वह वैद्युत क्षेत्र को अपनी ओर खींचता है। क्लियर? चलिए, हम इसको मिटाते हैं, इसका काम है, इसको हटा देते हैं। बस ये जान लेते हैं कि जो गॉस की प्रमेय है, गॉस की प्रमेय फाई ई इक्वल टू Q/ε0 ये होती है गॉस की प्रमेय। क्लियर है? अच्छा, और गॉस की प्रमेय लागू कहां होती है? गॉस की प्रमेय लागू होती है काल्पनिक पृष्ठ पे, या गॉसियन पृष्ठ जिसे कहते हैं। मतलब कि आपको एक बंद पृष्ठ चाहिए, चाहे वह 2D फिगर हो चाहे वह आपका 3D फिगर हो, उस पे आपकी गॉस की प्रमेय लागू होती है। मतलब कोई ऐसा पृष्ठ जो चारों तरफ से क्या हो गया, बंद हो, इस पे आपकी गॉस की प्रमेय लागू होगी। तो ये चालक तार जो है आपका नंगा है, भिखमंगा है, इसको हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए भैया इसमें गॉसियन पृष्ठ। और गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ होता है, तो हम एक कल्पना के तौर पे एक पृष्ठ खींच लेते हैं। लो भैया, हम पृष्ठ खींच लिए, हम खींच लिए पृष्ठ ऐसा, ये हो गया मेरा गॉसियन पृष्ठ। ठीक, अब इसको मिला देते हैं। और काल्पनिक पृष्ठ का मतलब क्या होता है, इसको डांट डांट कर देते हैं, ये डांट डांट कर दिए। आप लोग पेन से खास के मिटा दिए, देखिए हाथ से, देखिए मिट रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिटे तो और अच्छी बात है ना, मजा आएगा। कुछ लोग हमको गरियाते हैं, खान सर कहते हो तुम खान सर बन गया।
ये मेरा काल्पनिक पृष्ठ। और मैंने क्या किया, ये जो चालक तार अनंत लंबाई का है, इसमें से हमने एक लंबाई ले लिया और मान लेते कि यल लंबाई मैंने इसमें से काट लिया, ये यहां से इसकी यल लंबाई। अब क्वेश्चन ये उठ रहा होगा मन में कि यह आप जो पृष्ठ लिए हैं यह बेलनाकार ही क्यों लिए? भाई साहब, ये जो चालक तार होती है आपका बेलनाकार होता है, और बेलनाकार चालक तार के लिए हम बेलन के जैसा पृष्ठ लेंगे। जैसा अगर हमारा ये जो चालक तार होता है ये हमारा वर्ग के जैसा होता, ठीक है, आयत के जैसा होता, तो हम आयताकार पृष्ठ लेते तो भी वही बात आएगी। क्लियर है? अच्छा, ये बात। और मान लेते हैं कि यह जो बेलनाकार पृष्ठ, इसकी त्रिज्या क्या भाई आपकी आर है, स्मॉल आर ले लेते हैं। और मान लेते हैं कि इसके पृष्ठ पर स्थित कोई बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर इस चालक तार से r दूरी पर, मतलब कि इसकी त्रिज्या इतनी दूरी पर हमें ज्ञात करना है बिंदु P पर उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है? अब हमें तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको गॉस की प्रमेय का जो डेरिवेशन है वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। बाकी बातें मैं आपको एकदम क्रिस्टलाइजेशन, एकदम क्रिस्टलीकरण में करा दूंगा इसका। भाई साहब, पूरा का पूरा हमारे ऊपर एकदम पूरी जिम्मेदारी थोप दीजिए आप। इस ससुरा का ये कुछ नहीं है, इसको तो उठा के इसे आप पटको की पटका जाएगा, छिटा जाएगा, फेंका जाएगा, है ना। ये एकदम हल्की टॉपिक है। चलिए आइए चर्चा करते हैं। हम मान लेते हैं कि यह जो आपका बिंदु P है, इस बिंदु P पर हम छोटा सा क्षेत्रफल अवयव, इसका छोटा सा पृष्ठ ले लेते हैं, और यह छोटा सा क्षेत्रफल अवयव हम ले लेते हैं dA। यह छोटा सा क्षेत्रफल अवयव dA ले लेते हैं। क्लियर है? अभी मैंने एक बात कहा था कि फाई E इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A। तो यह जो A है, क्षेत्रफल A है, यह आपका सदिश रूप में है, और किसी पृष्ठ का जो सदिश जाता है वह उसके ठीक लंब हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि यह मेरा जो है, ये जो सामने वाला पृष्ठ है, ये मेरा डस्टर यहाँ पे है ना, इसका जो आपके जो रुई वाला भाग है, ये ससुरा वाला है जो है ना, इसका अगर क्षेत्रफल सदिश निकालोगे भैया ना, तो ये ससुरा जाएगा एकदम ठीक ऐसे लंबवत जाएगा। ठीक, ये जो मेरा सामने वाला पृष्ठ, इसका ठीक जो क्षेत्रफल सदिश या तो लंबवत जाएगा या तो अंदर जाएगा। तो अंदर जा नहीं सकता, अंदर का भरतु है पूरा। जब ये अंदर भरतु है तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश कहाँ जाएगा, इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे बाहर की ओर फेंकेगा, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश जाएगा यह आपका ऐसा जाएगा। क्लियर है? और दूसरी बात मैंने क्या कह दिया, दूसरी बात मैंने ये कह दिया कि अगर कोई प्लस चार्ज है, कोई प्लस चार्ज है, वो जो वैद्युत क्षेत्र अपने से दूर ढकेलेगा। ये भैया प्लस चार्ज है तो इसका वैद्युत क्षेत्र किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे जाएगा ना। ठीक है? तो अब ध्यान से देखना, ये जो क्षेत्रफल सदिश दिए है यह भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और जो वैद्युत क्षेत्र ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब इन दोनों के बीच का जो कोण है यह कितना है भाई आपका, थीटा इक्वल टू 0। ओके, इस बात को नोट कर लीजिए। मान लेते हैं, लिख लेते हैं, ये छोटा सा क्षेत्रफल लिखेंगे ऐसे है ना, क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये छोटा सा क्षेत्रफल अवयव, तो इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपका छोटा सा होगा। मान लेते हैं छोटा सा वैद्युत फ्लक्स आपका होगा डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA। और आप लोग अदिश गुणन के बारे में जानते हो, नहीं जानते हो जान जाओ, हो जाएगा ई dA कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, थीटा का मतलब क्या है, यह क्षेत्रफल सदिश A, जो क्षेत्रफल सदिश A है और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण, इनके बीच का कोण कितना है, 0 है। क्लियर है भाई? तो यह हो जाएगा cos 0, और cos 0 का अंश का मान आप लोग अच्छे से जानते हो, यह डी फाई ई इक्वल टू मिल जाएगा ई डी ए। cos 0 अंश का मान कितना होता है भाई आपका, 1 होता है। क्लियर है? अच्छा एक बात बताना, अगर हम यहां पे छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेंगे, छोटा सा क्षेत्रफल अवयव फिर हम ले रहे हैं dA, तो इससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, इससे होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स है यह भी आपका EDA हो जाएगा। अगर हम यहां पे लेंगे तो इससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, EDA हो जाएगा। हम यहां पे ले रहे हैं, इससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स EDA हो जाएगा। मतलब इसके पृष्ठ पर यहां से यहां तक कहीं पे यदि हम क्षेत्रफल अवयव ले तो उससे होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई आपका, EDA हो जाएगा। इस तरफ की कहानी मक्खन हो गई। अगर हम इस तरफ की बात करें भाई साहब, देखिएगा इस तरफ की बात करेंगे तो यहां पे हम छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेंगे dA, और इसका यदि हम क्षेत्रफल सदिश निकालेंगे,
इसका यदि हम क्षेत्रफल सदिश निकालेंगे, ये भाई साहब सामने का पार्ट पड़ रहा है ना, ऐसे पड़ रहा है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश आएगा एकदम ठीक ऐसे आएगा, लंबवत जाएगा, एकदम लंबवत। भाई साहब प्रैक्टिकली देख लो, इस वाला जो पृष्ठ है, जो सामने वाला पृष्ठ, इसका जो क्षेत्रफल सदिश ऐसे लंब हो जाएगा। लो भाई साहब, ये कोच रहा आप, दिख रहे हो आप, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ठीक। और ये जो प्लस चार्ज है अपने से दूर विद्युत क्षेत्र को ढकेल रहा है, इस तरफ भी विद्युत क्षेत्र बल दिखाए जाएंगे, इस तरफ भी विद्युत बल दिखाए जाएंगे। यह आपका ई है, इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा भाई आपका 0 हो जाएगा। जब इनके बीच का कोण 0 हो जाएगा तो इस क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई साहब, यही हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब एक जरूरी बात मैं ये करने जा रहा हूं, यदि मैं इसके ऊपरी सरफेस पे, यह जो ऊपरी वाला पृष्ठ है, यहां पे एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव मैं यहां भी ले रहा हूं, ध्यान देना बात को, एकदम ये जरूरी बात है। यदि मैं यहां पे क्षेत्रफल अवयव ले रहा हूं तो इसका जो क्षेत्रफल अवयव, ये भाई साहब ये सामने वाला पार्ट है, ये वाला, इसका ये क्षेत्रफल अवयव मैंने यहां पे ले लिया, तो इसका जो सदिश निकालेंगे तो इसका सदिश कैसे जाएगा, एकदम ठीक लंबवत जाएगा, जा रहा है लंबवत, ठीक। तो लंबवत जाएगा तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश जाएगा, यह आपका वेक्टर डी ऊपर की ओर जा रहा है। क्लियर है? और ये जो प्लस चार्ज है, यह विद्युत क्षेत्र को अपने से दूर ढकेलेगा। अपने से दूर ढकेलने का मतलब विद्युत क्षेत्र आपका इस तरफ जाएगा, वेक्टर ई जो होगा विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वह आपकी इस तरफ होगी। तो इनके बीच का कोण कितना पड़ रहा है, 90 मिल रहा है। और हम इस क्षेत्र से, इस क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला फ्लक्स अगर ज्ञात करें तो मिलेगा cos थीटा, थीटा का मान क्या भाई आपका 90 मिलेगा, और cos 90 का मान कितना हो जाएगा 0। मतलब ए कि ऊपर और नीचे वाली जो सतह, इससे होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वह कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 0। कोई प्रॉब्लम इसमें? भाई साहब मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना आप लोग। क्लियर है ना? इससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा? क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। जब cos 90 0 हो जाएगा तो सबको ले डूबेगा। मोटी मोटी बात यह है कि बस इसके इसी पृष्ठ से फ्लक्स मिलेगा और इसी पृष्ठ से फ्लक्स मिलेगा, और कितना मिलेगा भाई आपका, इतना मिलेगा। तो हम ये जो छोटे छोटे जो पार्ट कर रखे हैं, इन सबको हम जोड़ देते हैं, और इन सबको जोड़ने की विधि जो होती है वो क्या होता है, समाकलन होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, अतः संपूर्ण सतह या संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई आपका, कुल फ्लक्स हो जाएगा। हम ये जो समीकरण नंबर 1 है, इस समीकरण नंबर 1 का कर देते समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। क्लियर है? तो आप लोग जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ dx का मान होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ df का मान होता है f, इंटीग्रेशन ऑफ dq का मान होता है q, तो इंटीग्रेशन ऑफ d फाई e का मान हो जाएगा फाई e, कुल फ्लक्स फाई e इक्वल टू, यह आपका अचर है, इसको कर लो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dA बचेगा। क्लियर है? फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए आएगा। और ए क्या है, ए है भाई साहब यह जो आपका बेलनाकार पृष्ठ है, इस बेलनाकार पृष्ठ का क्या है भाई आपका क्षेत्रफल है। और बेलनाकार पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है ये आपका वक्र पृष्ठ लेंगे, और वक्र पृष्ठ आपका होता है, आप लोग पढ़े हो 2
पाई आर यल, मोटी मोटी बात यह है कि फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर यल इंटू ई। इसको कर लो समीकरण नंबर 2। कोई प्रॉब्लम इसमें? एकदम महत्वपूर्ण, सबसे लॉजिकली। अब एक बात हमारी तरफ से कर लेना, हम इस पूरे टॉपिक में लगा देते हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या बोलती है? गॉस की प्रमेय ये देखो रेड से मैंने लिख रखा है ना। हम मिटाएं, कौन सा मिटाएं? हम सोच रहे हैं इस वाले भाई साहब को मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले रखिएगा आप लोग। हम लगा देते हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय बोलती है फाई ई इक्वल टू होता है भाई क्यू अपान एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 2। नहीं, अब इसको समीकरण नहीं करते, ए है आपका। क्लियर है? गॉस की प्रमेय फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। लेकिन एक बात हमें ये बताइए कि यह जो चालक तार है, इस चालक तार के पूरे लंबाई पर आपका आवेश क्यों एक समान रूप से फैला है? चालक तार है, चालक तार पर जो देखो चालक की एक विशेषता होती है, जो चालक होता है ना, चालक तार की एक विशेषता होती है, उस पे जब हम आवेश को, जब आवेश क्यों देंगे तो वह आवेश एक समान रूप से फैल जाएगा। और जो अचालक होता है वो जब आपको पढ़ाया जाएगा, जब आपको बताया जाएगा, जब गॉसियन का जी टॉपिक का नाम है वो धारिता वाला जो चैप्टर है ना, उस धारिता वाले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा, या तो इसमें एक और आपकी इनकी गॉस की प्रमेय का एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है ना, उसमें मैं बताऊंगा। जब आपका अचालक रहता है तो उसमें क्या होता है कि जब हम आवेश, जिसको अगर हम क्यू आवेश, जैसे मान लेते हैं हाई आपका अचालक है, इसमें हम क्यू आवेश को यहाँ पर दिए तो यहाँ से वहाँ नहीं ट्रांसफर होगा, ये जहाँ पे दिए वहीं पे बना रहेगा, यहाँ पे दिए यहाँ पे बना रहेगा, यहाँ पे दिए यहाँ बना रहेगा, यहाँ पे दिए जहाँ देंगे वो वहीं पे बना रहेगा ससुरा। ये अचालक की कंडीशन होती है। अब चालक का होता है ससुरा, वो मान लेते हैं कि हमारे पास ये आपकी ये जो रॉड है, छड़ है, ठीक है, चालक तार है। अब हम क्या किए, इस सारे को हम क्या किए भैया कि यहाँ पे दे दिया हम प्लस चार्ज, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम प्लस चार्ज दे रखे हैं, ये मान लेते, ये दिख नहीं रहा आपको, दिख रहा है, ये प्लस चार्ज यहाँ पे दे दी, ये ससुरा क्या करेगा, ये पूरा घुमा के एकदम पूरा एकदम फैल जाएगा एक समान रूप से। यहाँ पे है थोड़ा सा Q1 है तो अगला पे Q1 हो जाएगा, यहाँ पे Q1 हो जाएगी, यहाँ पे Q1 हो जाएगी, यहाँ पे Q1, हर जगह एक समान रूप से फैल जाएगा। इस चालक की कंडीशन बहुत खराब होता है। और अचालक का है, अचालक एकदम सीधा साधा होता है ना, सीधा साधा मतलब एकदम मेरी तरह होता है भैया, जहाँ गए हम वहीं पे खड़े रहेंगे, वहां से लखेंगे तुमको, बस तुम्ही को लखेंगे और दूसरा को नहीं। और अचालक का होता है एकदम जैसे लतखोर टाइप के बच्चे नहीं होते हैं, उस ससुरा क्या करेगा, वो जाएगा शादी में ना, जब शादी में जाएगा ना उस ससुरा करेगा, करिए यार हाउ बड़ी मस्त लगत है, लो भैया उसको देखा तो वो लिपस्टिक लगा, लक्ष्मी की लिपस्टिक लगा के आइए, उसको भी लखेगा, अरे यार तो ये कंडीशन होती है। इसको कहते हैं चालक। चालक मतलब चालाक, चालाक का मतलब क्या होता है, सबको लगे भैया, दूसरे के मेहर सबके निक लगे है ना। आइए भैया कि गॉस की प्रमेय जब लगाते हैं तो ये जो अनंत लंबाई का चालक तार है, इस अनंत लंबाई के चालक तार पे आपका ये जो आवेश एक समान रूप से फैल जाएगा, और जब एक समान रूप से उसके प्रति एकांक लंबाई पे फैल जाएगा तो इस घटना को, प्रति एकांक लंबाई पर एक समान रूप से आवेश को वितरित हो जाने की घटना को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, या रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा इक्वल टू होता है भाई साहब Q/L। यदि कोई चालक तार है उसकी लंबाई पर एक समान रूप से आवेश फैल जाए तो वह उसे हम कहते हैं चालक का रेखीय आवेश घनत्व, और रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू होता है Q/L। और इसका अगर मात्रा की बात अगर एग्जाम में आ जाए भैया, क्वेश्चन को एकदम पूरा तोड़ लो है ना, वो क्या करेगा, जैसे आप लोग का ब्याह शादी करते हो तो एकदम पूरा खानदान में चले, वो कैसी है, वो कैसी है, वो यार ससुरा, जब वो तुम्हारे ऊपर प्रश्न पूछे तो क्या करेगा, तुम कुछ नहीं करेगा, हम तो ठीक है। अगर तो पकड़ा गए, वो पकड़ा ही है तो बहुत खराब है, और तू पकड़ा गया तो क्या होगा, नहीं ठीक है लड़का हम कुछ नहीं होता है, कुछ कह नहीं होता है, उसका भी तो भाई साहब मान सम्मान होगा ना। तो ये कंडीशन होती है। देखिए तो इसका
पोस्टमार्टम करते हैं ना, देखते कहां से आया है। तो ये जो क्यू का आवेश होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर, तो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर, ये होता है। हम यहां से क्यू का मान निकाल सकते हैं, यहां से क्यू का मान निकालने का मतलब क्या होता है, लैम्डा इंटू एल हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो क्यू दिख रहा है ना, इस क्यू के जगह पे लैम्डा इंटू एल रख सकते हैं, तो यह मिलेगा हमें फाई ई इक्वल टू का मिलेगा, फाई इक्वल टू मिलेगा क्यू के जगह हो जाएगा लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन 0। अब इसको कर लेते हैं समीकरण नंबर 3। क्लियर है? देखो भाई मजा लो, है ना, जिंदगी में मजा लो, मजा लेने को जिंदगी के भैया, है ना, बाकी तो सब कहानियां हैं। अब देखो इस समीकरण नंबर 2 दिख रहा है आपको फाई ई इक्वल टू 2 पाई आर एल इंटू ई, और यहां पे फाई ई इक्वल टू दिख रहा है कि क्यू लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन 0, फाई ई इक्वल टू लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन 0, और यहां पे फाई ई इक्वल टू 2 पाई आर एल इंटू भाई साहब 2 पाई आर एल इंटू ई। हम समीकरण 2 और 3 की तुलना कर देते हैं। जब समीकरण 2 और 3 की तुलना करेंगे तो हमें मिल रहा है, देखो यहाँ पे इसके बराबर ए है और यहाँ पे इसके बराबर क्या है भाई, ए है। इसके बराबर इसको कर लेते हैं, जब इसके बराबर इसको कर लेंगे तो यह मिलेगा 2 पाई आर एल इंटू ई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन 0। आइए, हाई काट रहा है, इसको इससे काट देते हैं, तब E इक्वल टू क्या मिलेगा, E इक्वल टू मिलेगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपान आर। क्लियर है? अगर हम चाहें कि 2 से गुणा ऊपर कर दें, 2 से गुणा नीचे कर दें, तो E इक्वल टू मिलेगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपान आर। ए है भाई साहब अनंत सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता, एफ डेरिवेशन है। लेकिन इसमें मैं मजे की बात एक बताने जा रहा हूं आपको। अभी टॉपिक तो ये आपकी खत्म होगी, डेरिवेशन इतना आएगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, यदि आप सीयूटी या नीट के लिए बने हो, नीट के लिए बने हो, नीट पीएमटी आईआईटी के लिए बने हो, तो भाई साहब एक क्वेश्चन देखना, यहां पे आपका यह जो इसका मान आपका फिक्स होता है और रेखीय आवेश घनत्व अब ये आपका एकदम फिक्स हो जाएगा, ये आपका फिक्स हो जाएगा, नियतांक है। और जब यह नियतांक है तो ई का मान किस पे डिपेंड करेगा, ई इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर। मोटी मोटी बात यह है, जैसे जैसे ये जो आपका गॉसियन पृष्ठ है, जो काल्पनिक पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ की त्रिज्या का मान बढ़ाएंगे तो उत्पन्न तीव्रता का मान क्या होगा, कम होगा, और त्रिज्या का मान घटाएंगे तो तीव्रता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। मोटी मोटी बात और है कि जब दूर जाओगे, है ना, जो अट्रैक्शन है, जो बल लग रहा है भैया, जो बल लग रहा है ना, जैसे क्या है, लख रही है आपको, लख रही है ससुरी सब, जब लख रही, जैसे जैसे दूर जाओगी तो क्या होगी, नजर जो शक्ति है ना, जो लगने वाला बल चुंबक चुंबक को खत्म होने जाएगा, है ना, तो ये कंडीशन होती है। तो चलिए ठीक है, अब हम अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ मिलेगा हमें ऐसा, इसके साथ ले लीजिएगा आप लोग पीछे जाकर, ये आपका मान लेते ई का मान है, और ई क्या है भैया आपका, आर का मान है। ई का मान अगर आपका हाई रहेगा, ई का मान रहेगा हाई, तो आर का मान मिलेगा कम, ठीक। फिर ई का मान, ठीक, ई का मान थोड़ा सा कम किए, तो आर का मान थोड़ा सा बढ़ेगा। मोटी मोटी बात, अगर इसका ग्राफ खींचा जाए तो इसका ग्राफ आपका ऐसा आएगा, ई का मान ज्यादा रहेगा तो आर का मान कम रहेगा, ई का मान जैसे जैसे कम होगा वैसे आर का मान बढ़। देखो भाई ये ग्राफ देखो, ग्राफ देखना, ये आर का, ई का मान धीरे धीरे कम होता आ रहा है ना, तो आर का मान यहाँ पे आगे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ई का मान कम होगा वैसे वैसे आर का मान बढ़ेगा, या जैसे जैसे आर का मान कम होगा, है ना, जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा वैसे ई का मान घटता हुआ जाएगा। ये आपका ग्राफ होता है। क्लियर है? ये टॉपिक यहाँ से क्रिस्टल क्लियर है। अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं गोलीय चालक की धारिता क्या होती है। हालांकि वीडियो लंबा जा रहा होगा, उससे टेंशन नहीं लेना है ना। गोलीय चालक की धारिता क्या होती है,